हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार। अभी मैं लाइव भी था बट वो लाइव टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट गया और उसकी वीडियो भी आप अपलोड नहीं हो पाएगी, तो मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ देखा कि जेई मेन में चीटिंग का मामला सामने आया है। दुख, और ये सुन के बहुत मुझे दुख हुआ क्योंकि हम लोग टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं। जो भी मेहनत करता है ना और उसके मेहनत पे कोई दूसरे लोग किसी और तरीके से पानी फेरने की कोशिश जब भी करते हैं तो मेहनत करने वालों को दुख होता है, बुरा लगता है। और मुझे भी लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि जिन बच्चों को मेहनत करके हम पढ़ाते हैं, 7-7 घंटे की क्लासेस लेते हैं, मैराथन क्लासेस लेते हैं ताकि उन बच्चों की रैंक अच्छी आए, रिजल्ट अच्छी आए, और यहाँ पर किसी और तरीके से कुछ लोग पैसे के दम पे और सिस्टम की कमियों का फायदा उठा के गलत तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एनआईटी में भेजना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है सीबीआई पे कि सीबीआई जरूर इसके लिए कोई हाई लेवल का एक्शन लेगी और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो बच्चों, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो उनको पता ही होगा कि मैं बच्चों के लिए कितना कुछ हमेशा करते रहता हूं। और जेई मेन का जैसे ही जब एग्जाम चल रहा था, जैसे एग्जाम खत्म होता था, सबसे पहले सुपर जेई के यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव आके सॉल्यूशन करवाता था, सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे। क्यों? ताकि दूसरे बच्चों को पता चले कैसे सवाल आए थे, जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे उनको पता चले कैसे सवाल आए थे, उनका सोल्यूशन क्या होगा, उनका आंसर क्या होगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि आप बच्चों को एक मैसेज देना कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करें। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि आपने मेहनत किया, आपके मेहनत पे पानी फिर गया, ऐसा लग रहा होगा कुछ बच्चों को। ठीक है, या आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम दोबारा होगा। तो एग्जाम दोबारा होगा नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर पूरे मामले के बारे में थोड़ा सोचे तो पूरा मामला कैसे हुआ होगा, और जो न्यूज आ रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो बच्चों का कंप्यूटर होता है एग्जाम सेंटर पे, उसका रिमोट एक्सेस जो फ्रॉड लोग थे उन्होंने ले रखा था और कोई और बैठ के एग्जाम दे रहा था। राइट, अब रिमोट एक्सेस के लिए जो हमें पता है कि कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अगर आप, जैसे मेरे कंप्यूटर में एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है, मैं अपने कंप्यूटर के एनीडेस्क का कोड बताऊंगा तब आप मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे। बिना कोड बताए आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एक तरीका। दूसरा, क्रोम का भी एक रिमोट डेस्कटॉप आता है। क्रोम में क्या होता है कि आप एक मेल आईडी बना लीजिए, ठीक है, एक मेल आईडी बना के और उसका वही मेल आईडी कहीं और आप लॉगिन कर लेंगे तो क्रोम का भी रिमोट डेस्कटॉप हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग करते हैं यूज, जैसे कभी हम मोबाइल में अपने ही कंप्यूटर का रिमोट डेस्कटॉप मोबाइल में रखते हैं और मेरा कहीं घर के बाहर है, कोई कंप्यूटर का काम लग गया, लैपटॉप का काम लग गया, तो अपने घर वालों को बोलते हैं कि बस आप कंप्यूटर को जाके ऑन कर दीजिए, हम अपने मोबाइल से उसको ऑपरेट कर लेंगे। तो ये किया जाता है, टेक्निकली दिस इज पॉसिबल। अब यहां पर ये बात आता है कि दोनों केस मैंने आपको बताया। पहला केस जहां पे कोड देना पड़ता है, तो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर होगा जिस बच्चा एग्जाम दे रहा था, पहली बात उसमें एनीडेस्क इंस्टॉल किसने किया, या गूगल क्रोम का जो रिमोट डेस्कटॉप है उसका अकाउंट किसने बनाया, पहली बात। ठीक है, तो यानी सेंटर वाले मिले थे। तो इसको वहीं पे रोका जा सकता था कि कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, ठीक है, जो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से रोके। एनीडेस्क इंस्टॉल ही नहीं होगा तो फिर बात खत्म, फिर कोई रिमोटली एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, या कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल ही नहीं होगा। ओनली वन जो जेई मेन का, ठीक है, जेई मेन का सॉफ्टवेयर है जिससे एग्जाम होता है, या जेई मेन का जो लिंक है जिससे एग्जाम होता है, सिर्फ वो ओपन होगा। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होगा? अब एवरीडे सेंटर पे अलग अलग एग्जाम होते हैं, एवरीडे होता है, ठीक है। तो अब कभी एनटीए लेता है, कभी कोई गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, तो हर लोग नया नया सॉफ्टवेयर एवरीडे डालेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रल लेवल पर इसके लिए कुछ एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके कि उसमें कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। जो गिने चुने सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर डाल दिए जाएं और उसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर उसमें कोई भी इंस्टॉल ना कर पाए। जब तक ये ऑप्शन को खत्म नहीं किया जाएगा ऐसी समस्याएं आती रहेंगी, चाहे जितनी भी सिक्योरिटी लगा दी जाए।
ठीक है, वो ऐसी समस्याएं आ जाएंगी। कुछ लोग बिक जाएंगे, कुछ लोग होते ही हैं बिकने वाले, वो बिक जाएंगे, और कुछ लोग नहीं बिकेंगे, सीरीज ऑफ लोग बिक जाएंगे, बहुत सारे लोग बिक जाएंगे और सब मिलके इस चीज को पूरा करेंगे। तो इसको सेंटर लेवल पर एक टीम बनानी होगी, जो मुझे लगता है जिसको स्टॉप करने की बात आ रही है। तो अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा तो कोई मामला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेंटर इन्वॉल्व होके, क्योंकि सेंटर देखिए, सेंटर चलाने वाले अलग अलग लोग हैं। पटना में कोई और सेंटर चला रहा है, ठीक है, सेंटर में मोस्टली टीसीएस का है हर जगह, ION डिजिटल, लेकिन उसको ऑपरेट तो यहां पे कोई और इंचार्ज कर रहा है, दिल्ली में कोई और कर रहा है, हरियाणा में कोई और कर रहा है, ठीक है, हिमाचल में कोई और ऑपरेट कर रहा है, कोई उसका हेड कोई और है। अब कौन बिक जाएगा, कितने में कौन बिकेगा, इसकी तो कोई सीमा नहीं है ना, इसका तो कोई मतलब पैरामीटर नहीं है, कौन बिक जाएगा, कोई भी बिक सकता है, ठीक है। अब जो बिक गया, सो जो सेंटर हेड है वही बिक गया, उस केस में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो एक सेंट्रल लेवल पर इसका एक बनाना पड़ेगा, नहीं तो जेई मेन या एनटीए कोई सॉफ्टवेयर बनाए, जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाला जाए और सॉफ्टवेयर वो डिटेक्ट करे कि कोई और प्रोग्राम, कोई भी और विंडोज कंप्यूटर में नहीं खुला हुआ है। दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। जो कॉलेजेस के भी एग्जाम होते हैं तो वहां पर आप जो टैब हम खोल के रखते हैं ना, जैसे कॉलेजेस में एग्जाम होता है, तो जैसे हमारा एग्जाम का प्लेसमेंट एग्जाम, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए तो जो विंडो खुला रहता है, उसके अलावा कोई और विंडो कोई खोलेगा तो एग्जाम वहीं पे क्लोज रहता है, ठीक है, ये क्या होता है। तो ये तो डिटेक्टेबल है कि कोई और विंडो नहीं खुलेगा, वो जेई मेन में भी नहीं होता कि कोई और विंडो कोई नहीं खोल सकता है। आप कोई और विंडो जैसे ही खोलने की कोशिश करेंगे, आपका एग्जाम लॉग आउट हो जाएगा, वहीं पे आपका एग्जाम रुक जाएगा। ये बात हो गई। दूसरी बात ये, रिमोट एक्सेस डिटेक्ट करना, तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं जो रिमोट एक्सेस को डिटेक्ट करे, और जो बच्चा उस समय यूज कर रहा है उसी समय उसको एग्जाम से निकाल दिया जाए, पता चल जाए कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है। तो इस लेवल पर एनटीए से भी कहीं ना कहीं ये मतलब मिस्टेक हुआ है कि इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, इस चीज का ध्यान नहीं रखा। अगर रखा होता तो ऐसी सिचुएशन अभी नहीं आती। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब क्या है कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, एग्जाम दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो इसमें अभी कुछ भी कहना टेक्निकली, देखिए मैं शुरू से टेक्निकली बात कर रहा हूं, टेक्निकली थोड़ा सा अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। मेरा सवाल है कि देखिए, जिन बच्चों ने चीटिंग किया, मान लीजिए कहा जा रहा है कि हरियाणा में कोई सेंटर था, वहां पे चीटिंग हुआ है, राइट, तो किसी सेंटर पे चीटिंग हुआ है, ये आपको पता चल गया, ठीक है, कहीं और हुआ होगा, आपको पता नहीं है, समझिएगा, हो सकता है पटना में हुआ हो सकता है रांची में हुआ हो सकता है कानपुर में हुआ हो, लेकिन आपको पता नहीं है, सीबीआई को पता नहीं है। तो सीबीआई सारे सेंटर पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब तो हो गया, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा रिजल्ट निकालने में, इन्वेस्टिगेशन ही होता रह जाएगा। तो सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन है कि एग्जाम दोबारा करा दिया जाए, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए सीबीआई को पता चल गया कि इस सेंटर पे चीटिंग हुई है, तो अब उस बच्चे को कैसे पकड़ेगा सीबीआई कि इस बच्चे ने चीटिंग की है। अगर जो रिमोट एक्सेस देने का आप बोलेंगे कि रिमोट एक्सेस किस किस ने यूज किया, सीबीआई इसको पता लगा लेगा, ठीक है, तो शायद लगा ले, अच्छी चीज होगी। सीबीआई इसको अगर पता लगा ले कि किस किस बच्चे ने रिमोट एक्सेस यूज किया है, सीबीआई अगर इसको पता लगा ले, जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से ये पता लगा ले, तो फिर उन बच्चों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उनको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा कभी भी, और बाकी बच्चों को उसके हिसाब से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बात यह भी आती है कि ऐसे बच्चे कितने हैं, मान लीजिए एक ही शिफ्ट में ऐसे बच्चे ज्यादा हैं तो उनको हटा भी दिया जाएगा, तो फिर नीचे वाले बच्चों की परसेंटाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। और ऐसा भी आ रहा है कि ये चीजें थर्ड अटेम्प्ट से हो रही है, थर्ड अटेम्प्ट का तो परसेंटाइल आ चुका है। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कॉल पे लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पैसे दे दो और हम ऐसे करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉल, मेरा कल एक स्टूडेंट था, उसने कॉल किया, मतलब वो बोल रहा था कि काउंसलर कोई है, वो कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि 92% पे 90 दिला देंगे जनरल ईडब्ल्यूएस को। दैट इज नॉट पॉसिबल। जो जोसा की काउंसलिंग होती है उसमें कोई लूप होल नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है। जो एग्जाम सेंटर पे था उसमें एक लूप होल था कि उसका कंप्यूटर ही रिमोटली एक्सेस करके एग्जाम दिया जा सकता था, लेकिन जो जोसा की काउंसलिंग होती है कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड काउंसलिंग होती है, सॉफ्टवेयर से होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको कॉलेज अलॉट करता है, कोई मैनुअल पर्सन अलॉट नहीं करता है। तो उस केस में आप बस चॉइस फिलिंग करते हैं, एक कंसल्टेंट का काम होता है चॉइस फिलिंग करना, बस, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है।
तो पैसे लेकर कोई भी आपको एनआईटी नहीं दिला सकता है। आपसे कोई भी ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है, बोल रहा है कि मैं आपको एनआईटी दिला दूंगा, मेरा जुगाड़ है, आप तुरंत उसका मतलब जो भी करना है आप करें, ठीक है, उसको पुलिस को रिपोर्ट करें, तुरंत बताएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उस कॉल रिकॉर्डिंग जो मैं सुना उसमें यह भी कहा गया था कि जो बैंगलोर के कॉलेजेस हैं, एमआईटी है, इसमें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये ट्रू है। आप अभी आरबी कॉलेज की वेबसाइट खोल के देखिएगा, वहां पे आपको दिखा देगा कि मैनेजमेंट कोटा की फीस इतनी है। तो जिन बच्चों के पास पैसा, वो पैसे देके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं आरबी कॉलेज जैसे बैंगलोर के कॉलेजेस में, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी अगर इस प्रोसेस से आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके पास जितना भी पैसा हो, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप पैसा कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन के अकाउंट में नहीं डालेंगे। आप कॉलेज के नाम से डीडी बनाएंगे, कॉलेज को पैसा देंगे, किसी और को पैसा नहीं देंगे। किसी और को पैसा देना है तो उसका 5,000, 6,000, 7,000 जो उसका कंसल्टेंसी फी है वो दीजिए। उसके अलावा पैसा जितना भी होता है, आप जो एडमिशन लेते हैं, वो पैसा आप कॉलेज में देना है। कोई आपसे पैसा मांग रहा है, मतलब आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एक पूरा मैंने मतलब डिटेल आपको एनालिसिस दिया कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ऐसा बहुत मतलब अगर दोबारा एग्जाम नहीं कराया जाता है तो बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी अनजाने में हो जाएगी, जो मुझे लगता है। तो करेक्ट सॉल्यूशन तो ये है कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, आप खुद सोचिए, लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, कहां पे हुआ, सीबीआई को कुछ सेंटर के बारे में पता चला है, बाकी के बारे में पता नहीं चला है। तो जब तक इतने सारे सेंटर है, सबका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है, हाउ कैन यू से कि बाकी सेंटर पे ऐसा नहीं हुआ है? हाउ कैन यू से दिस? और सभी सेंटर के इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तो हड़कंप मच जाएगा, पूरी इंडिया की सीबीआई की टीम लगा देनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा हो पाएगा। बात है कि नहीं? अगर लूफॉल सामने आया है तो इसके बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। हम सिर्फ एक सेंटर के बच्चों को, कुछ गिने चुने बच्चों को जो सामने आ गए हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करके सभी बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। अगर सभी बच्चों के साथ इंसाफ करना है तो जरूर मतलब इसमें एक ब्रॉड लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। अगर एनटीए के पास, जेईई मेन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं टोटल, मान लीजिए 6 लाख 7 लाख, हर बच्चे का कंप्यूटर चेक करके ये बता सके कि इस बच्चे ने रिमोट एक्सेस यूज किया है या नहीं किया है, अगर बता सके तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोबारा एग्जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा एग्जाम कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन आपके सामने होगा। जो बच्चे यूज किए होंगे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, बाकी बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रॉब्लम खत्म किया जाएगा, झंझट खत्म किया जाएगा। अब रही बात कि ऑलरेडी सेशन इतना लेट हो चुका है तो फिर दोबारा एग्जाम होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम होगी कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से सेशन इतना लेट हो चुका है। जब कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है तो इन गलत कारणों की वजह से थोड़ा और लेट हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की है, टीचर ने मेहनत की है, उसके लिए जान लगा के टीचर ने पढ़ाया है, बच्चे ने जान लगा के पढ़ा है, उसके घर वालों की एक उम्मीद है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर तो मामला बदल जाएगा, फिर तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो कभी आईआईटी एनआईटी में अच्छे रैंक के साथ पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। और लेकिन मैं आप लोग को यह बोलूंगा कि आप लोग इन सब चीजों में बड़े लेवल पे ना पड़े। आप लोग ऐसा ना करें कि आप ट्विटर पे जाके ट्वीट कर रहे, रिट्वीट कर रहे, नहीं, ये सब चीजें मत करें। आप लोग शांत रहें, आप स्टूडेंट हैं, सीबीआई के पास मामला गया है, सीबीआई छोड़ेगा नहीं, ठीक है। सीबीआई की इंक्वायरी होगी, जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनके प्रति जांच होगी और जांच के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आप कुछ सोचेंगे जो भी आपको करना है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग इस पे ज्यादा सा मतलब बहुत बड़ा ऐसा रिवोल्यूशन और ऐसी चीजें ना करें, ठीक है, ऐसा कुछ भी ना करें। आप चुपचाप देखें कि सीबीआई कर क्या रहा है। आपकी कहे बिना सीबीआई को पता चला सीबीआई इज टेकिंग एक्शन, दैट मींस सीबीआई इज सीरियस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियस, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके प्रति एक्शन जरूर लेगा और आपको मतलब जो आप डिजर्व करते हैं वो मिलेगा, ठीक है। और जिन बच्चों की परसेंटाइल खराब आई है, ठीक है, वो बच्चे मतलब इसके भरोसे ना रहे कि दोबारा एग्जाम हो जाएगा, मेरा परसेंटाइल बढ़ जाएगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपकी जितनी भी काउंसलिंग चल रही है, जिन बच्चों की परसेंटाइल 90 से 94 के बीच में है, उनको मैं खासकर बोलूंगा कि आप लोग एलएमएनआईटी जयपुर और
निर्मा यूनिवर्सिटी, थापर जैसे कॉलेज की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप इसके भरोसे मत बैठिए कि एग्जाम दोबारा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए ना। नहीं होगा एग्जाम दोबारा तो क्या करेंगे, आपके हाथ में तो कुछ होगा नहीं। तो अगर जिनकी परसेंटाइल अच्छी आई है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब किसी और कारण से अच्छी हो गई, चलो भाई हो गई, ठीक है, वो पकड़ा गया, वो गया, खत्म। उसके साथ गवर्नमेंट को जो करना है, सीबीआई को जो करेगा, ठीक है। मेरी परसेंटाइल अच्छी आई है, मैं एडमिशन लूंगा, एनआईटी में पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, मैं इस सब झंझट पे पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मेरा ये कहना है, ठीक है। आप इन सब झंझटों में ना पड़े, इन सब चीजों को, इन सब जो झमेले हैं इसमें ना पड़े। आपका परसेंटाइल अच्छा आया है तो आप आगे बढ़ें, काउंसलिंग करवाएं अपना, और एनआईटी आईआईटी में एडमिशन लें और आगे की दुनिया जिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की दुनिया बहुत हो गई, अब आगे की दुनिया के बारे में सोचें और जे एडवांस की तैयारी करें। जो भी मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है, कि जो लड़कियां हैं, अगर आपका 90 परसेंटाइल भी आया, जे एडवांस की तैयारी करें अच्छे से। जे एडवांस में पुअर रैंक पर भी लड़कियों को अच्छा आईआईटी मिल जा रहा है, तो आप आईआईटी की तैयारी करें, एडवांस की तैयारी करें। और आपकी रैंक खराब आई है तो इस भरोसे ना बैठे, इस भरोसे आपको नहीं बैठना है। और जिन बच्चों की परसेंटाइल अच्छी आई है वो ये सोच रहे होंगे कि इन कारणों से उनकी परसेंटाइल जो थोड़ी और अच्छी हो सकती थी वो नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी जो परसेंटाइल आई है, अगर डिसेंट परसेंटाइल आई है, तो आपका एडमिशन चाहे एनआईटी पटना में हो जाए, चाहे हमीरपुर में हो जाए, बात बराबर होता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा प्लेसमेंट ले लेंगे। तो आगे की सोचें, इन सब चीजों को छोड़ दें सीबीआई के ऊपर, सीबीआई एक्शन लेगा, और वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें। अभी इन सब चीजों में ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें। एडवांस की तैयारी करें तो एडवांस पे तैयारी करें, हम भी पढ़ाएंगे। अब हम इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, आई विल नॉट मेक एनी वीडियो, ठीक है, जब तक सीबीआई का कोई आंसर नहीं आ जाता है कि सीबीआई की जांच में फाइनल रिजल्ट क्या आया, तब तक मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं मंडे से क्लासेस ले रहा हूं, जे एडवांस के लिए लाइव पोल क्विजेज लॉन्च कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्लासेस में आए और पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करेंगे, मेहनत का फल उनको जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इन सब तरीकों से एनआईटी में चला जाएगा वो बहुत बड़ा कर लेगा अपनी जिंदगी में, नहीं करेगा, ठीक है। जिसके अंदर टैलेंट है ना वही करेगा। कॉलेज एनआईटी में पहुंच जाने से सब कुछ नहीं हो जाता है, वहां जाने के बाद भी मेहनत करना होता है, और मेहनत करने वाले बच्चे ही अच्छी प्लेसमेंट ले पाते हैं। तो आप इससे डिमोटिवेट, तो आप बुरा तो लगा होगा यार, मुझे भी बहुत बुरा लगा है, तो बुरा तो लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप जे एडवांस की तैयारी भी छोड़ देंगे कि वहां भी ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप जे एडवांस की तैयारी कीजिए, पूरे एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिए कि आपको आईआईटी जाना है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की पढ़ाई की चिंता है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आप पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों, ठीक है। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे जब भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कीजिए। जितना मेरे से हो पाएगा आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगा। बाय बाय।